of future doctors of India. I am Varun Agarwal and this is your channel Mantra of the Biology. कई बार स्टूडेंट्स की क्वेरीज होती हैं कि सर बायोलॉजी लें या नहीं लें, और अगर बायोलॉजी लिया है तो मेडिकल की प्रिपरेशन करें या नहीं करें, क्या हमसे मेडिकल क्रैक हो पाएगा, क्या हम मेडिकल को क्रैक एग्जाम क्रैक करके एमबीबीएस के लिए जा पाएंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क होते हैं लोगों के मन में। ये मतलब वो जनरली ऑब्वियस सी बात है, द पर्सन जनरली दे वरीड अबाउट द फ्यूचर कि क्या हम वो कर पाएंगे। देखिए, जो भी इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कोई पर्सन क्वालिफाई करता है, वो भी हम में से कोई एक होता है। वो के दे आर नॉट अदर्स, दे आर नॉट फ्रॉम डिफरेंट प्लेनेट, ओके, दे आर फ्रॉम सेम प्लेनेट। किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपने ऊपर विश्वास, जिससे हम सेल्फ कॉन्फिडेंट कहते हैं, वो होना चाहिए। दूसरा, आपकी जो हार्डवर्क करने का तरीका है, ये एक प्रॉपर शेड्यूल और एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ में होना चाहिए। अगर आपके हार्डवर्क में एक प्लानिंग शेड्यूल की कमी है, देन आप कॉन्फिडेंट होते हुए भी, आप सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हुए भी सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि उस वक्त शायद आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट ओवर कॉन्फिडेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। if you need that, if you want to be select, if you want to be get selection, prepare your timetable, prepare your schedule, prepare your weight of your study, और चेक कीजिए कि आपकी जो आपने वे ऑफ स्टडी जो आप चूज कर रखा है आपने, क्या आपसे उसको आपको कोई उससे बेनिफिट मिल रहा है। चेक करिए। अगर आपको नहीं मिल रहा है, देन मूव टू प्लान बी। अगर आप आपके प्लान ए पे काम नहीं कर पा रहे हैं, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, देन मूव टू द प्लान बी। प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे प्लान ए में ही लगे रहते हैं, उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता, कुछ नहीं लाइक हार्डवर्क करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बच्चे जाना चाहते हैं वो हार्डवर्क नहीं करते हैं, दे डू दी हार्डवर्क, प्लान भी प्रिपेयर करते हैं, लेकिन जब उनसे कोई उनको बेनिफिट नहीं मिलता, जब भी उस प्लान ए में ही लगे रहते हैं। हमें उस वक्त प्लान ए से शिफ्ट होकर प्लान बी पे शिफ्ट होना पड़ता है। अगर आपका कोई जिस वे से आप स्टडी कर रहे हो और उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आपको अपना प्लान, अपना तरीका चेंज करना होगा। न जाने कितने बच्चे एमबीबीएस करना चाहते हैं और रियली दे ट्राइड एंड लॉस्ट, बहुत कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी नहीं ले पाते। कई बार दिल से हार जाते हैं, कई बार उनका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाता है। बट रियली आई नो कि कहीं ना कहीं 10-15% लक काम करता है, लेकिन सबसे ज्यादा तो आपकी मेहनत ही रही। फिर भी 85 to 90% तो आपकी मेहनत हमेशा आपके साथ रहती है। ये जो 85 to 90% आपकी जो मेहनत है, यही आपके लक के ऊपर आपको डोमिनेट कर देगी। इसलिए अपना सेल्फ कॉन्फिडेंट, अपना आत्मविश्वास मत तोड़िए, मेहनत कीजिए और मेहनत को एक शेड्यूल में कन्वर्ट कीजिए। क्या आप सही कर रहे हो, क्या आप गलत कर रहे हो, उसको प्रॉपरली एनालिसिस कीजिए। क्वेश्चन जितने हो सके सॉल्व कीजिए, कितने पुराने पेपर्स हो सके उनके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अपने आप को प्रॉपर टाइमिंग में बांधिए, प्रॉपर डिसिप्लिन इन्वायरमेंट में रखकर एक प्रॉपर वे से हार्डवर्क कीजिए। ध्यान रखना, सिर्फ हार्डवर्क कम कंफर्म नहीं होता। अगर हार्डवर्क ही सफिशिएंट होता तो फिर तो बेटा सभी बच्चे सेलेक्ट हो चुके थे। क्योंकि जितने बच्चे एग्जाम में बैठते हैं उसमें 60% बच्चे ही मेहनत करते हैं, 40% तो सिर्फ दे डू दी ओनली वन अटेम्प्ट, दे वाज जस्ट डू दी अटेम्प्ट की बायोलॉजी लिया है। तो 60% तो सभी हार्डवर्क करते हैं ना, पर बच्चा तो सेलेक्ट नहीं होता। हर बच्चा तो 60% में हर बच्चा तो सेलेक्ट नहीं होता। मतलब यू नीड समथिंग एल्स देन द हार्डवर्क। आपको हार्डवर्क के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए होता है इस लाइफ में करने के लिए। और लाइक नीट क्वालिफाई करके एमबीबीएस भी कंफर्म फाइनल नहीं है, आगे भी बहुत जर्नी, बहुत लड़ाई बाकी है। एमबीबीएस फिर ना जाने आप कितनी लड़ाई आपके साथ हमेशा रहेगी। बहुत लड़ाई लड़नी होती है, हर फ्यूचर स्टेप में लड़ाई लड़नी है। अगर आप एमबीबीएस नहीं भी क्वालिफाई कर पाए, आप कोई दूसरे स्ट्रीम भी चूज करोगे, उसमें भी आपको लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। मेहनत, स्मार्ट वर्क, शेड्यूल, प्लानिंग तो हर जगह करनी पड़ती है। ऐसा कोई फील्ड नहीं है कि अगर आप एमबीबीएस नहीं करते और लाइक आपने डर के आप दूसरा सब्जेक्ट चूज करके दूसरी स्ट्रीम में कोशिश करेंगे तो वहां पर आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी और आप आसानी से किसी भी चीज को पा लेंगे। वो भी आसान नहीं है, मेहनत तो वहां पे भी करनी पड़ती है, मुश्किलें तो वहां पर भी आती हैं। ऐसा कोई पार्ट नहीं है जहां पर मुश्किलें नहीं आती हैं और मेहनत ना करनी पड़ती है। हर जगह, हर पॉइंट, हर स्ट्रीम, हर सब्जेक्ट,
हर वे में आपको मेहनत करनी पड़ती है, चाहे आप पढ़ो या ना पढ़ो, ठीक है। इवन चाहे आप ग्रेजुएट भी ना हो, जब भी आपको जिंदगी में लड़ने के लिए कहीं ना कहीं तो आपको सामना तो करना ही पड़ेगा मुसीबतों का। बिना मुसीबतों के सामना किए आप कुछ नहीं अटेम्प्ट कर सकते। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, घबराइए मत। हर पर्सन को लड़ना पड़ता है, अपने जीने के लिए हर किसी को भागना पड़ता है। इसलिए आप एक ऐसे, ध्यान रखना, ये हमारा जो वर्ल्ड है ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, इसमें हर पर्सन दूसरे पर्सन से लड़ रहा है। लेकिन हमें लड़ना नहीं है, हमें सिर्फ अपने आप में इंप्रूवमेंट लेके आना है हर दिन। जिस दिन आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आने की जो आपकी फीलिंग है, ये जिस दिन स्ट्रांग हो गई ना, आपको कोई नहीं हरा सकता, बिलीव मी। चलिए, हम एक अच्छी शुभकामनाओं के साथ हम अपना आगे का लेक्चर शुरू करते हैं। ओके, हमने अभी तक सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, यूकेरियोटिक में सेल वॉल पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन पढ़ा। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, हमने जितने भी टॉपिक, आपके जितने भी 15 लेक्चर जो हम पढ़ चुके हैं, उन 15 लेक्चर्स में से जो क्वेश्चन, अगर उससे कोई एक क्वेश्चन आपका कभी कोई फ्यूचर में उससे मेडिकल एंट्रेंस में बाहर नहीं आएगा, बिलीव मी, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। इवन अब हमारे आने वाले टॉपिक्स भी हमने उसी तरीके से उसको कन्वर्ट किए कि उससे कोई क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा। दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। चलिए, आज हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है सेल ऑर्गेनल्स को हम शुरू करने जा रहे हैं। बट सेल ऑर्गेनल्स को शुरू करने से पहले उसके कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन लेना बहुत जरूरी है। देखिए, किसी भी चीज को पढ़ने का केवल एक ही यही रीजन नहीं होता है कि वो आपका सिलेबस है। अब इसलिए नहीं, किसी चीज को इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि वो आपका सिलेबस है, आपको एग्जाम क्रैक करना है, आपको डॉक्टर बनना है, दैट इज शुड नॉट बी ओनली द वे ऑन। हमें पढ़ना इसलिए चाहिए कि हम उसको पढ़कर लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएंगे, इसलिए हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। चलिए, हम सेल ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे। सेल ऑर्गेनल्स में ध्यान रखना, यहाँ पर हम प्लांट और एनिमल सेल ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे, जिसमें वो सेल ऑर्गेनल्स दोनों में प्रेजेंट होंगे। हाँ, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं, जो कभी ऐसे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो प्लांट सेल में होंगे, एनिमल में नहीं होंगे। कुछ एनिमल में होंगे, कुछ प्लांट में नहीं होंगे, कुछ एक दो ही डिफरेंसेस हैं। इसके अलावा सभी सेल ऑर्गेनल्स जो हम पढ़ेंगे वो दोनों में कॉमन होते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, हम आगे की स्टडी शुरू करते हैं। ओके, A small type of organ present inside the cell is called a cell organelle. A small type of organ present inside a cell, मतलब small type of organ कहने का मतलब क्या है, जैसे हमारे organs हैं, जैसे कि हमारे hand, leg, हमारी eyes, हमारे ear, हमारे mouth, ओके, हमारे internal organs, ये सभी जो organs होते हैं कोई ना कोई function perform करते हैं। और मैंने बताया था हमेशा एक सिंगल सेल भी एक अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। तो एक सिंगल सेल के जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी एक ऑर्गन लाइक ही होते हैं, वो भी ऑर्गन जैसे ही हैं, वो भी अपना अपना काम करते हैं, बट वो छोटे ऑर्गन है, ठीक है। दे हैव ए पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, इनका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है और एक पर्टिकुलर फंक्शन और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे हमारे हैंड है, वो सिर्फ आपको किसी भी चीज को पकड़ने का काम करेंगे, उनसे आप चल नहीं सकते। हमारे लेग है, उनसे आप चलने का काम करेंगे, उनसे वो आपको पकड़ने या सुनने का काम नहीं करेंगे। हमारे ईयर, ये हमारा काम, इनका काम क्या होता है, बॉडी को बैलेंस करना और सुनना, ठीक है। ये इनका काम देखने का नहीं है। हमारी जो आईज है, उनका काम देखने का है, तो उनका काम सुनने का नहीं है। तो हर एक पर्टिकुलर ऑर्गन एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और वो कभी दूसरा फंक्शन कभी परफॉर्म नहीं करेगा, वो कोई पर्टिकुलर वही फंक्शन परफॉर्म करता है। इसलिए हर एक ऑर्गन, हर एक सेल ऑर्गन अपने आप में यूनिक है, अपने आप में स्ट्रक्चर उसका यूनिक है, अपने आप में इसका फंक्शन यूनिक होता है। और ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई एक जनरली किसी का, हमारे बायोलॉजी में जितने भी ऑर्गन्स है या कोई भी सेल ऑर्गन्स है या कोई भी स्ट्रक्चर है, वो फंक्शंस के अकॉर्डिंग उसका स्ट्रक्चर होता है। जैसा उसका फंक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग वो अपने स्ट्रक्चर को बनाते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, देखिए, तो इसलिए, ठीक है, इसलिए दे हैव ए पर्टिकुलर स्ट्रक्चर और वो एक पर्टिकुलरली फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। The cell organs are present in a cells, मतलब सेल में कौन कौन से सेल ऑर्गन्स प्रेजेंट है, यहाँ तो सिर्फ मैंने आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है। जो हम पढ़ेंगे वन बाय वन सारे, माइटोकॉन्ड्रिया, ये एक तरह का सेल ऑर्गन होता है जो सेल में प्रेजेंट है। प्लास्टिड, ध्यान रखना, ये केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट है, ठीक है, इसलिए मैंने अलग से लिख दिया। गोल्गी एपरेटस, ये दोनों में प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया में दोनों में प्रेजेंट रहता है। लाइसोसोम, ध्यान रखना, लाइसोसोम जो होता है
जो लाइसोसोम होता है ये केवल एनिमल सेल में प्रेजेंट रहता है, ध्यान रखिएगा, ये मैंने लिखना रह गया, ये केवल एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है। क्लियर? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये दोनों में प्रेजेंट रहता है। क्लियर? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी दोनों में प्रेजेंट रहता है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो सबका बॉस है, ठीक है, वो तो दोनों में प्रेजेंट रहेगा। राइबोसोम, ये तो प्रोकैरियोटिक में भी था भाई, तो ये तो यूकैरियोटिक में तो होना ही होना बाकी है। सीलिया एंड फ्लेजेला, ठीक है, सीलिया एंड फ्लेजेला, सीलिया और जो फ्लेजेला होती है, ध्यान रखना ये जनरली एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, जो कि अपना डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर जनरली क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर प्लांट सेल्स ऐसी हो सकती हैं जिनमें ये फंक्शंस हो सकते हैं, लाइक हर प्लांट सेल के अंदर ऐसा प्रेजेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए हर एनिमल सेल में सीलिया और फ्लेजेला हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कुछ पर्टिकुलर सेल्स ही के अंदर ही सीलिया और फ्लेजेला होते हैं। जैसे कि प्लांट में भी कुछ ही पर्टिकुलर ऐसी सेल्स होंगे जिसमें सीलिया और फ्लेजेला होंगे, एनिमल्स में भी कुछ ऐसी पर्टिकुलर सेल्स होंगे जिनमें वो सीलिया और फ्लेजेला होंगे। जहां पर अगर एनिमल में बात करें, जहां पर उसका काम एब्जॉर्प्शन करना हो, ठीक है, मूवमेंट में हो, वहां पर ही इनका ये सीलिया और फ्लेजेला पाए जाएंगे। जैसे कि ट्रैकिया जो होती है हमारी, जो ये हम सब रेस्पिरेटरी ट्यूब कहते हैं, इनके अंदर लाइक इनकी सेल्स में होता है। ठीक है, जो फैलोपियन ट्यूब होती है जिसमें एग का मूवमेंट होता है उसके अंदर होता है। जो यूरिट जो लाइक आपके जो लाइक अब इवन आपके इंटेस्टाइन्स के अंदर होता है। तो जहां पर लाइक जो फंक्शंस के अकॉर्डिंग ये प्रेजेंट रहते हैं, तो जरूरी नहीं है कि सीलिया और फ्लेजेला सब में प्रेजेंट हो ही। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल, इट इज ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन द एनिमल सेल, ये केवल एनिमल सेल में ही प्रेजेंट रहता है, प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है। वैक्यूल, इट प्रेजेंट इन ओनली द प्लांट सेल, ये एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। ठीक है, माइक्रोबॉडीज, माइक्रोबॉडीज ध्यान रखना, माइक्रोबॉडीज प्लांट और एनिमल सेल दोनों में होती है, लेकिन जनरली आपकी हम 3 माइक्रोबॉडीज का स्ट्रक्चर का डिस्कस करेंगे, तो तीनों में से जरूरी नहीं है कि तीनों माइक्रोबॉडीज तीनों में दोनों में हो, मतलब एनिमल प्लांट दोनों में हो, कुछ माइक्रोबॉडीज प्लांट में मिलती हैं, कुछ एनिमल में मिलती हैं, तो ऐसे डिफरेंसेस हैं बहुत सारे। अब ये जो डिफरेंस आते हैं कि किसी में सेंट्रियोल एब्सेंट है, किसी में सेंट्रियोल प्रेजेंट है, किसी में वैक्यूल प्रेजेंट है, किसी में वैक्यूल एब्सेंट है, किसी में लाइक आपके लाइसोसोम का प्रेजेंट है एब्सेंट है, ये देखिए उनके लाइक अपने फंक्शंस के अकॉर्डिंग ये अपने आप को मॉडिफाइड करते हैं, फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो आपके बुक में इतना नहीं है कि हर चीज के बारे में डिटेल में रहे कि अब लाइक सेंट्रियोसोल और सेंट्रोसोम क्यों नहीं है, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं आता, बट बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि इसके लाइसोसोम क्यों नहीं होता है, सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम क्यों नहीं पाया जाता है, वैक्यूल क्यों पाई जाती है, एनिमल सेल में क्यों नहीं होती। ठीक है, इसके अलावा प्लास्टिड्स क्यों प्लांट सेल के अंदर होते हैं, एनिमल सेल में क्यों नहीं होते, सबके कोई ना कोई पर्टिकुलर रीजन होता है। हाँ, ज्यादा डिटेल में तो नहीं है, लेकिन थोड़ा हमें पता होना बहुत जरूरी है ताकि हम चीजों को रटने पर ना बिलीव करें। ओके, अब आप सेल ऑर्गेनल्स को हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन डिफरेंट डिफरेंट बेसिस, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे कि जो आपकी प्रेजेंट मेम्ब्रेन है सराउंड दी सेल, मतलब सेल को जो मेम्ब्रेन कवर करती है, ऑर्गेनल्स को आप 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। डबल सेल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गन, सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गन, विदाउट मेम्ब्रेन सेल ऑर्गन, मतलब जो सेल ऑर्गन के चारों तरफ जो सेल मेम्ब्रेन होती है उनके बेसिस के ऊपर सेल ऑर्गन को हम सेल ऑर्गेनल्स को 3 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। ऐसे सेल ऑर्गेनल जिसके अंदर डबल मेम्ब्रेन होती है, ऐसे सेल ऑर्गन जिनके अंदर सिंगल मेम्ब्रेन होती है, ऐसे सेल ऑर्गन जिनके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती ही नहीं है। ठीक है, तो इनका भी रीजन है, देखिए बायोलॉजी में एक्चुअली मैं बताऊं बेटा, बायोलॉजी में हर एक चीज का एक रीजन होता है। ठीक है, इसलिए देखिए अगर नेचर नेचर लाइक किसी चीज को सिग्निफाइड करती है, किसी में डबल मेम्ब्रेन देती है, किसी में सिंगल मेम्ब्रेन देती है, बेचारा कोई मेम्ब्रेन देती ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि नेचर उसके साथ पार्शियलिटी कर रही है, ऐसा नहीं है, कोई ना कोई रीजन होता है। तो if you identify that particular reason then the subject will be easy for you, आप उस अगर रीजन को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो वो सब्जेक्ट आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो इसलिए ऑलवेज देयर विल बी अ क्वेश्चन मार्क इन योर ब्रेन कि क्यों ऐसा होता है। ओके, यही रीजन है कि 11th एंड 12th दे आर कॉल्ड द पिलर ऑफ योर कैरियर, ये आपके कैरियर के पिलर होते हैं। और जो बच्चे 11th और 12th में क्लियर नहीं कर पाते अपने कॉन्सेप्ट, उनको अपने फ्यूचर में दिक्कत आती है। फिर क्या होंगे कि अगर आपकी 11th और 12th क्लियर नहीं है, देन आपको फिर प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना पड़ता है, और प्राइवेट कॉलेजेस ज्यादा एडमिशन लोगे तो यू हैव टू पे द मनी। ठीक है, आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। और प्राइवेट कॉलेजेस में भी ऐसा नहीं है कि सारे पे करने के बाद में भी आप अपना अच्छा करियर बना पाओगे। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो लाइक ब्लाइंडली रन कर रहे हैं, मतलब उनको भी नहीं पता कि वो क्यों रन कर रहे हैं। रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आई लाइक आई हैव आई
I have been 8 years in as an assistant professor in a university. I have been 8 years. Okay, I have spent my 8 years as an assistant professor in a university. That's why I know the level of a college. I know the condition of a college from a ground. ग्राउंड से समझ जानता हूँ कि कॉलेज की क्या हालत होती है. That's why अगर आपको रियल में इफ यू नीड अ गुड कैरियर, इफ यू नीड अ गुड कॉलेज और यूनिवर्सिटी, प्रिपेयर योर बेस के कॉन्सेप्ट, लाइफ को कॉन्सेप्ट पे तैयार कीजिए, पैसों पे नहीं. ठीक है, चलिए. तो लाइक आपकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो सेल ऑर्गन्स के, जो सेल के दो डबल मेम्ब्रेन है, कोई सेल ऑर्गन सिंगल मेम्ब्रेन है, किसी के पास कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं है. तो वी हैव टू बी नो दैट व्हाई सच काइंड ऑफ द कंडीशंस आर प्रेजेंट इन द सेल ऑर्गन्स. चलिए, सबसे पहले डबल मेम्ब्रेन मतलब कहने का मतलब क्या है? डबल मेम्ब्रेन. डबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है कि जैसे एक ये मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, फिर उसके बाद एक मिनट रुकिए, मैं आपको, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ. जैसे यहाँ पर एक मेम्ब्रेन हो गई, फिर ये इसकी दूसरी मेम्ब्रेन हो गई. तो आपको ये जो मेम्ब्रेन दिख रही है, सॉरी, आपको देखिए दो मेम्ब्रेन हो गई. जो आपको मेम्ब्रेन दिख रही है, जो आपकी ये जो बाहर की मेम्ब्रेन है, इसे आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है, जो अंदर की तरफ होती है, उसे इनर मेम्ब्रेन कहते हैं. ठीक है, तो दे हैव ऑर्गेनल्स डबल मेम्ब्रेन. इनमें डबल मेम्ब्रेन होती है. एग्जांपल के लिए माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस. ध्यान रखना, ये तीन ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनके अंदर डबल मेम्ब्रेन होती है. अब क्यों होती है सुनिएगा. क्योंकि तीनों सेल ऑर्गेनल्स के अंदर अपना डीएनए प्रेजेंट रहता है. ठीक है, अपना ये तीन ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं दोस कंटेन देयर ओन डीएनए. डीएनए एक पावर है. डीएनए एक तरह की कह सकते हो, डीएनए एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है. मतलब ये कुछ इंफॉर्मेशन अपने पास रखते हैं. ठीक है, ध्यान रखिए, अगर एक सेल की बात करें तो न्यूक्लियस आरबीआई बैंक की तरह है, जो कि सभी बैंकों पे कंट्रोल करता है. लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया एंड द क्लोरोप्लास्ट, दे आर लाइक ए स्मॉल बैंक्स. दे आर लाइक the like for an example, mitochondria is SBI bank और chloroplast is a PNB bank and nucleus is a nucleus कह सकते हो कि जो न्यूक्लियस है वो आरबीआई बैंक है. मतलब कंट्रोल तो न्यूक्लियस भी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पे ही करता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास में छोटा डीएनए होता है, मतलब कुछ स्मॉल डीएनए होते हैं जो 50% इंफॉर्मेशन खुद की रखता है, और न्यूक्लियस 100% इंफॉर्मेशन रखता है. कहने का मतलब क्या है कि जैसे एसबीआई और पीएनबी है, उनके पास कुछ इंफॉर्मेशन तो उनके पास भी होती है, लेकिन 100% इंफॉर्मेशन कहां से कैरी होती है? आरबीआई से. तो न्यूक्लियस इज लाइक ए आरबीआई बैंक एंड द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इज लाइक ए like some national banks like a PNB और PNB SBI. ठीक है, चलो दूसरा बैंक आपको जो अच्छा लगे वो आप चूज कर लीजिए. ठीक है, क्योंकि इनके पास क्या डीएनए होता है, और डीएनए क्या होता है? एक बेसिक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें इंफॉर्मेशन होती हैं. और आज के टाइम कहते हैं ना, आज का जो टाइम है इंफॉर्मेशन का है. हमारे कहते हैं ना, अगर इंफॉर्मेशन आपके पास में प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, देन यू कैन डू समथिंग गुड. आज के टाइम पे अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो. और ये इंफॉर्मेशन ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिनको सेफ रखना बहुत जरूरी है. अगर ये इंफॉर्मेशन लीक हो गई या ये इंफॉर्मेशन कहीं से डिस्ट्रॉय हो गई तो बहुत कुछ सेल लेवल पे चेंज हो सकता है. मतलब कुछ गलत ही होगा, अच्छा तो नहीं होगा. इसलिए इनकी इंफॉर्मेशन चेंज ना हो, इसलिए इनको डबल सिक्योरिटी दी जाती है. तो ये डबल मेम्ब्रेन होती है. तो डबल मेम्ब्रेन होने की वजह से ये अपने आप को लॉन्ग टाइम तक के लिए सेफ रख सकते हैं. अदरवाइज क्या होगा कि लाइक इनकी स्ट्रक्चर, अगर इनके लाइक इनके सिंगल मेम्ब्रेन हुई तो कोई भी इनके अंदर जो भी डीएनए वगैरह जो प्रेजेंट है वो यहाँ तक वो म्यूटेंट हो जाएगा, या उसमें कोई भी चेंजेस आ जाएंगे, देन वो सेल ऑर्गेनल या ऑर्गन डैमेज हो जाएगा. सेल लेवल पे बहुत ब्रॉडली चेंजेस धीरे धीरे आपको नजर आना शुरू हो सकते हैं. इसलिए इनको सिक्योरिटी देने के लिए इनके पास डबल मेम्ब्रेन रहती है. सिंगल मेम्ब्रेन मतलब, सिंगल मेम्ब्रेन कहने का मतलब जिनके पास सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन मतलब लाइक दिस, जिनके पास सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होती है. मेम्ब्रेन कवर रहते हैं, मतलब ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस. ठीक है, ठीक है, गोल्गी एपरेटस, ओके, लाइसोसोम, एक मिनट बेटा, ओके, वैक्यूल्स, ओके, इसके अलावा मैनी मोर. बहुत सारे ऐसे, ध्यान रखना, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जिनके पास सिंगल मेम्ब्रेन है. तो अगर आप इन तीन सेल ऑर्गेनल्स को हटा दीजिए, ठीक है, इसके अलावा दो ऐसे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं इनके पास मेम्ब्रेन ही नहीं होती. तो ऐसे 5 सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिनमें इसमें से 3 के पास तो डबल होती है और 2 के पास मेम्ब्रेन ही नहीं होती. तो आप टोटल में से 5 सेल ऑर्गेनल्स को हटा दीजिए, बचे कुछ जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके पास सिंगल मेम्ब्रेन होती है.
सिंगल मेम्ब्रेन इसलिए होती है क्योंकि इनके पास डीएनए नहीं होता, तो केवल ये अपने इनके पास कोई डीएनए नहीं होता, तो फिर सिंगल मेम्ब्रेन क्या काम कर रही है, फिर काम क्या कर रही है सिंगल मेम्ब्रेन जब डीएनए नहीं होता? तो डीएनए सिंगल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है कि ये मेम्ब्रेन भी सेल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, क्योंकि इस सेल ऑर्गेनल्स के अंदर क्या आएगा क्या जाएगा वो सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करती है। इसलिए अगर देखिए अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो वो सेल ऑर्गेनल तो कुछ भी आ जा सकता है, वो सेल मेम्ब्रेन वो सेल डैमेज सेल ऑर्गेनल खत्म हो सकता है। तो इसलिए वहां पे सिंगल मेम्ब्रेन इसलिए प्रेजेंट रहती है ताकि उसमें आने जाने वाले कंपाउंड के ऊपर कंट्रोल किया जा सके, डायनामिक मूवमेंट को कंट्रोल कर सके, मतलब आने आ रहा है या जा रहा है उसको प्रॉपर उस पर नजर रख सके। ओके चलिए, नो मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, नो मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स का मतलब होता है, ध्यान रखना, नो मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स का मतलब क्या होता है, एक मिनट बेटा मैं एक पेन ले लेता हूं, ठीक है, जिसके अंदर कोई सेल ऑर्गेनल्स ही नहीं होते, जैसे कि राइबोसोम और सेंट्रियोल, ये ऐसे सेल ऑर्गेनल्स है जिनके पास कोई अपना कुछ होता ही नहीं है बेचारों के पास में। तो देखिए आप 5 ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं, 3 जिसमें डबल है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस, 2 ऐसे जिनके पास कुछ भी नहीं है, नो मेम्ब्रेन है। तो पांचों को छोड़कर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सारे के सारे सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। राइबोसोम और सेंट्रियोल, ध्यान रखना जो सेंट्रियोल होता है बेटा, ये सेंट्रियोल प्लांट सेल के अंदर एब्सेंट होता है। राइबोसोम ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक हर सेल ऑर्गेनल में प्रेजेंट रहता है। अब इनके अंदर मेम्ब्रेन क्यों नहीं होती, क्योंकि वैसे भी राइबोसोम को क्या है, राइबोसोम को जब भी काम करना होता है ना, राइबोसोम को जब भी काम करना होता है तो ये खुद अपना अकेले काम नहीं कर सकते, जैसे कि लाइसोसोम है उसके पास सिंगल मेम्ब्रेन है तो दे कैन देयर वर्क इंडिपेंडेंटली, वो अपना काम आराम से खुद कर सकता है, ठीक है। वैक्यूअल अपना काम खुद कर सकती है, ईआर अपना काम खुद कर सकता है, इसको दूसरों पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। लेकिन राइबोसोम को काम है प्रोटीन बनाना, लेकिन अगर उसको राइबोसोम को प्रोटीन बनाना है तो प्रोटीन बनाने के लिए वैसे भी उनको दूसरे सेल ऑर्गन पर डिपेंड होना पड़ता है, ठीक है। लाइक कहने का मतलब है कि इनका सेल ऑर्गेनल्स को डिपेंड होने के लिए, इन बनाने के लिए इनको लाइक राइबोसोम को बेसिकली प्रोटीन बनाने के लिए एमआरएनए पे डिपेंड होना पड़ता है, ओके, साइटोप्लाज्म के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, तो मतलब वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स मिलकर प्रोटीन बनाती हैं, अकेला राइबोसोम बेचारा कुछ नहीं कर सकता। और राइबोसोम के अंदर कुछ होता भी नहीं है, सिर्फ एक तो प्रोटीन होती है, आरएनए होता है, आरएनए होता है, प्रोटीन, दो चीजें होती हैं, तो इसलिए यहाँ पे सेल और क्योंकि बहुत स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं इसलिए मेम्ब्रेन्स होती नहीं इनके पास। सेंट्रियोल्स जो होते हैं, सेंट्रियोल्स बेसिकली क्या है कि ये सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, सेंट्रियोल बेसिकली सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करते हैं। इनका काम क्या होता है कि सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इनके अंदर ऐसा कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता नहीं है कि इनको कोई सेफ्टी की जरूरत पड़े या फिर इनके कोई इनको कुछ कंपाउंड चाहिए कि कुछ आए या कुछ जाए, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। जैसे कि ईआर है, उसके अंदर कोई लिक्विड होता है तो लिक्विड कोई काम कर रहा है, तो जैसे साइटोप्लाज्म जैसा कोई लिक्विड होता है तो काम करने के लिए उसको कोई न्यूट्रिएंट चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, दैट्स व्हाई इनमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। ऑन द बेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनल डिपेंडेंसी, सेल ऑर्गेनल्स की डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग भी हम सेल ऑर्गेनल्स को क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहले हमने सेल ऑर्गेनल को क्लासिफाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन, यहां पर हम क्लासिफाइड कर रहे हैं डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग। जैसे सबसे पहला आता है ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस और डिपेंडेंट। ऑटोनोमस का मतलब होता है ऑटोनोमस बॉडी, ऑटोनोमस बॉडी, ऑटोनोमस मतलब जो खुद अपना काम करेगा, मतलब ऑटोनोमस मतलब उसको किसी दूसरे पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, और वो केवल अकेला ऐसा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बॉस है सेल का। अब जो बॉस है वो थोड़ी ना किसी पे डरेगा, वो अपना काम खुद करता है और दूसरों से काम भी करवाना जानता है, तो ऑटोनोमस फ्री बॉडी होती है, अकेला स्ट्रक्चर है ऑटोनोमस का, ध्यान रखना न्यूक्लियस होता है। सेमी ऑटोनोमस में दो एग्जांपल्स आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के पास में खुद का डीएनए होता है तो अपनी 50% इंफॉर्मेशन खुद रखते हैं और 50% इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस से लेते हैं, इसलिए इनके पास इनको सेमी ऑटोनोमस कहते हैं। अगर मान के चलो माइटोकॉन्ड्रिया को डिवाइड होना है तो दे डोंट नीड टू बी डिपेंडेंट ऑन द फुली डिपेंडेंट ऑन द न्यूक्लियस, 50% इंफॉर्मेशन सिर्फ न्यूक्लियस से लेंगे और 50% खुद की होगी इनकी इंफॉर्मेशन, दे आर कॉल्ड द सेमी ऑटोनोमस। जैसे आप सुनते होंगे ना, जैसे ऑटोनोमस है, जैसे कि ऑटोनोमस मतलब ऑटोनोमस बॉडी है, मतलब उसको किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। आप अगर आप सुनते होंगे सेमी ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस जैसे आप सुनते होंगे सेमी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट क्या हुआ, एक कंप्लीटली गवर्नमेंट बॉडी जिसको कोई डिपेंड होने की जरूरत नहीं क्योंकि खुद गवर्नमेंट चला रही है उसको। सेमी गवर्नमेंट मतलब उसमें प्राइवेट है, लेकिन जैसे है प्राइवेट लेकिन उसको भी कुछ काम करने के लिए गवर्नमेंट पे भी डिपेंड होना पड़ता है, तो खुद अपने डिसीजन सारे नहीं ले सकती, 50% डिसीजन खुद के होते हैं, 50% के लिए उसको गवर्नमेंट पे डिपेंड होना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब आता है आपका
नेक्स्ट आता है डिपेंडेंट सेल ऑर्गेनल्स। डिपेंडेंट सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, ध्यान रखना, डिपेंडेंट सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं, ठीक है, डिपेंडेंट सेल ऑर्गेनल्स देखिए तो ये हो गया। डिपेंडेंट सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, जिनको हर काम के लिए दूसरों पर डिपेंड होना पड़ता हो, इसलिए जो डिपेंडेंट सेल ऑर्गेनल्स होते हैं बेसिकली इस न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऑटोनोमस में न्यूक्लियस आता है, और मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के पास डीएनए होता है खुद का, तो 50% इंफॉर्मेशन खुद की रख सकते हैं वो, तो सेमी ऑटोनोमस हो गए। तो आप तीन को छोड़ दीजिए, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इनको तीन को छोड़ दीजिए, बच्चे कुछ सारे के सारे बेचारे मजदूर की तरह काम करते हैं, वो सिर्फ डिपेंडेंट है। जब तक ऑर्डर आएगा न्यूक्लियस से तब तक काम करेंगे, जिस दिन ऑर्डर आना बंद उनका काम भी बंद। न्यूक्लियस कहेगा ये काम करो तो काम करेंगे, न्यूक्लियस कहेगा राइबोसोम चल प्रोटीन बना, प्रोटीन बनाएगा, राइबोसोम कहेगा चल गोल्गी बॉडी इस प्रोटीन को मॉडिफाइड कर, वो मॉडिफाई कर देगा। लाइक दैट, सब अपना अपना काम में लगे रहते हैं। लाइसोसोम से कहेगा चल इस खाने को डाइजेस्ट करना है, वो काम करेगा। तो वो डिपेंड करते हैं डीएनए के फंक्शन, लाइक न्यूक्लियस के ऊपर। ये देख लीजिए, दे कंटेन देयर ऑन डीएनए, सारा डीएनए खुद का होता है। देखिए जिसके पास पावर है, ठीक है, जिसके पास खुद की पावर है, मेन पावर क्या होती है, पावर डीएनए। ध्यान रखना, सेल की पावर क्या है, सेल का ब्रह्मास्त्र क्या है, सेल का ब्रह्मास्त्र डीएनए। जिसके पास ब्रह्मास्त्र है उसको क्या डरने की जरूरत है, सेल का पावर ब्रह्मास्त्र है डीएनए, तो उसके पास तो ब्रह्मास्त्र मिल गया। अब ब्रह्मास्त्र मिल गया तो न्यूक्लियस को डिपेंड होने की जरूरत नहीं, दैट्स व्हाई ये खुद डिसाइड करता है दूसरे का काम, कहता है मेरे पास ब्रह्मास्त्र है, ज्यादा बोलेगा चला दूंगा, तो इसलिए बेचारे सारे काम न्यूक्लियस करवाता है उनसे। सेमी ऑटोनोमस, क्योंकि उनके पास में खुद का डीएनए होता है, इसलिए अपनी खुद इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत रख सकते हैं। अगर तो उनके पास ब्रह्मास्त्र होता है ना, ठीक है, छोटे मोटे अस्त्र शस्त्र तो बेचारे माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट भी रख लेते हैं, कहते हैं कोई नहीं 50% इंफॉर्मेशन हम खुद की रखेंगे, 50% तुम दो, मिला जुल के अच्छी सी गांठ साठ गांठ बना के रहते हैं ये दोनों, ठीक है। चलिए, डिपेंडेंट सेल ऑर्गेनल्स, इनके पास बेचारों के पास कुछ होता ही नहीं, ये तो बेचारे छोटे सोल्जर्स होते हैं, ठीक है, इसलिए उनको कंप्लीटली डिपेंडेंट होना पड़ता है न्यूक्लियस के लिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर आपका ये चेंज, थोड़ा सा मुझे ये चेंज करना रह गया, एग्जांपल यहाँ पे ये नहीं आएंगे, ठीक है, ये गलत एग्जांपल्स आ गए। तो यहाँ पे क्या होता है डिपेंडेंट सेल ऑर्गेनल्स में, यहाँ पर लाइक आप माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट न्यूक्लियस को छोड़ दीजिए, सारे के सारे आपके डिपेंडेंट में आते हैं। अब निट 2019 का एक क्वेश्चन था, ठीक है, which of the following pair of organelles does not contain a DNA, ठीक है, मैंने बताया था तीन सेल ऑर्गेनल्स है जिनके पास डीएनए होता है, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, जिसमें ये दो, जिसमें ध्यान रखना, जिसमें अगर आपके पेयर, ऐसा पेयर जिसके अंदर ये डीएनए हो ही नहीं, मतलब ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसमें तीनों का नाम कहीं ना आ रहा हो बस। सबसे पहला माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, बात तो सही है, माइटोकॉन्ड्रिया में तो होता है लेकिन लाइसोसोम में नहीं होता है, ठीक है, इसलिए मतलब पहला आंसर गलत। क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट में तो होता है लेकिन वैक्यूल में नहीं होता है, तो मतलब पेयर पूरा कंप्लीट मैच नहीं किया। लाइसोसोम वैक्यूल, यस, लाइसोसोम में भी नहीं होता और वैक्यूल में भी नहीं होता, तो दिस इज राइट आंसर, ठीक है। फिर भी चलो आंसर मिल गया, लेकिन हमें फाइनली सारे कर देने चाहिए तो बेटर रहता है। न्यूक्लियर एनवलप एंड माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियर एनवलप, तो देखिए न्यूक्लियर एनवलप है तो न्यूक्लियर में वैसे भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, या न्यूक्लियर एनवलप कुछ नहीं होता, न्यूक्लियस ही होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है फिर भी चलिए, तो इसका मतलब क्या है, ये आपका जो राइट आंसर है वो सी है। बस इसलिए मैंने इस एक क्वेश्चन ऐसा आ चुका है, दैट्स व्हाई मैंने आपको पूरी थ्योरी समझाई आपको। चलिए, यहां तक तो बेसिक इंट्रोडक्शन था सेल ऑर्गेनल का। कल हम लेक्चर में शुरू करेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आपके माइटोकॉन्ड्रिया से सॉरी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है कि एक पूरा एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स और लाइसोसोम, ये सारे मिलजुल के कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, दैट्स व्हाई इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। एंडोमेम्ब्रेन मतलब क्या होता है, मेम्ब्रेन के अंदर होती है, जो मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, वो उनका कोऑर्डिनेशन होता है, इसलिए इनको कोऑर्डिनेटेड सेल मेम्ब्रेन इनको इसलिए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहा जाता है। चलिए, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, मिलेंगे वहां पर हम और अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे चीजों को। लेकिन घर पे रहिए, सेफ रहिए और अपने अंदर हर दिन विश्वास को जगाइए, और विश्वास जब ही जगता है जब आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाते हैं, तो अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाइए और अपने विश्वास को जगाइए। धन्यवाद।